प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष ज्योतिष के कुछ अकाट्य और बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र लेकर के उपस्थित हुआ हूं। वैसे तो आप जानते हैं कि कल से ही एक श्रृंखला प्रारंभ की है जिसमें मैं आपको मेष से लेकर मीन लग्न में सभी ग्रहों का प्रभाव कैसा है उसकी जानकारी दूंगा। लेकिन इसमें एक बात आ सकती है कि वो वीडियो तो जिन लग्न वालों के लिए रहेंगी केवल वही उसे देखेंगे, अन्य को उसमें कुछ जानकारी नहीं मिल पाएंगी। इसीलिए बीच बीच में मैं ये कोशिश करूंगा कि लगातार आपको लग्न वाइज जानकारी देने की अपेक्षा बीच बीच में आपको कुछ ज्योतिष के सूत्र या कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताते रहूं, जिससे आप सभी कहीं ना कहीं जुड़े रहे और वीडियो का आनंद आप लेते रहे। आज उसी में ज्योतिष के कुछ अकाट्य और बेहद महत्वपूर्ण सूत्र मैं बता रहा हूं, जो आप किन्हीं भी कुंडली पर लागू करें, अधिकतर आपको इनका प्रभाव सटीक मिलेगा। हाँ, रहता है किसी भी सूत्र के अंदर कि ये एक या दो ग्रह से जुड़ा सूत्र है, लेकिन कुंडली में बाकी 9 ग्रह भी होते हैं, तो उनका विचार कर लेना भी जरूरी रहता है, जिससे प्रभाव और सटीक प्राप्त हो जाता है। तो बाकी आप वो देखिएगा, लेकिन मैं आइए आपको कुछ सूत्र बताता हूं, इन्हें मिलाइए और अगर आपकी कुंडली में या अन्य कुंडली मिलते हैं तो बताइए। सबसे पहले बात करते हैं सूत्रों में आपकी जन्म कुंडली के कुछ ऐसे भाव जिनके बारे में आपने कुछ ज्योतिषियों के मुख से नाम सुना होगा, जैसे कहा जाता है पणफर भाव या अपोक्लिम भाव। अब ये भाव, ये जो भाव होते हैं, अब कुछ दर्शकों के लिए ये जो नाम है कुछ नए हो सकते हैं। मैं आपको इनका सामान्य और साधारण प्रभाव बताता हूं। जो पणफर भाव होते हैं, ये होते हैं दूसरा, पांचवा, आठवां और 11वां। कैसे समझेंगे इसे वो समझिए। ये जितने भी भाव है पणफर वाले, ये केंद्र के भाव से अगले भाव होते हैं। केंद्र का 1, 4, 7, 10 जो भाव होता है, उसके ठीक बाद वाले जो भाव होते हैं, लग्न से दूसरा भाव कुंडली का दूसरा हो गया, चतुर्थ से दूसरा भाव पंचम भाव हो गया, सप्तम से दूसरा अष्टम हो गया, दशम से दूसरा कुंडली का एकादश हो गया। तो इससे दूसरा, पांचवा, आठवां और 11वां ये लग्न के केंद्रों के आगे आने वाले भाव है। ऐसी स्थिति में अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में दूसरे, पांचवें, आठवें और 11वें इन भाव के स्वामियों का कंजक्शन देखने को मिल जाए, युति देखने को मिल जाए, या साथ में कोई ना कोई कनेक्शन मिल जाए, तो आप देख पाएंगे ऐसा व्यक्ति अधिकतर बार भविष्य की बातें सोचते रहेगा। भविष्य में क्या करना है, कैसे करना है, उसी की चिंता करता रहेगा। अगर ये ग्रहों का संबंध मजबूती के साथ है तो व्यक्ति भविष्य के लिए पहले ही प्लानिंग कर लेगा और फिर जीवन काल में अच्छा सफल हो जाएगा। ये पणफर भावों के स्वामियों का आपसी संबंध अगर मजबूत स्थिति में हो तो ऐसा देखने को मिलता है। विशेषकर जैसे आप जानते हैं वृषभ लग्न में दूसरे का स्वामी बुध है, पंचम का बुध है, अष्टम और एकादश का स्वामी गुरु है। तो वृषभ लग्न के अंदर अगर आपने देखा कि बुध और गुरु की युति है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप में आप देखेंगे कि भविष्य की चिंता करता रहेगा, भविष्य के लिए सोचते रहेगा। ये आपको देखने को मिलेगा। सिंह लग्न में यही रहेगा, वृश्चिक लग्न में यह रहेगा, कुंभ लग्न में यह रहेगा। अगर इन लग्न के अंदर गुरु शुक्र का, अपने गुरु और बुध का संबंध है, तो आप देख पाएंगे कि ये आपको जीवन काल में भविष्य की अधिक चिंता प्रदान करेंगे, आप भविष्य के लिए अधिक सोचते रहेंगे। फिर इसके बाद अगर आप देखते हैं कि आपने एक और नाम मैंने भी आपको बताया, अपोक्लिब, या कई कुछ जगहों पर ओप्लिकम ऐसा भी लिखा मिलता है, लेकिन अपोक्लिम इसका नाम अधिकतर मिलता है। जो कुंडली के पीछे, लग्न केंद्र के पीछे वाले भाव होते हैं, यानी कुंडली का आप देखते हैं तीसरा भाव, कुंडली का छठा भाव, कुंडली का 9वां भाव, कुंडली का 12वां भाव, जो कि केंद्र के भाव से ठीक पीछे वाला भाव है। 12वां भाव है केंद्र के भावों से। ये भाव के स्वामी अगर कहीं कंजंक्शन में आ जाए, कहीं युति में आ जाए, कहीं अच्छे कनेक्शन में आ जाए, आप देख पाएंगे ऐसे व्यक्ति को अत्यधिक मात्रा में पुरानी बातें व्यक्ति सोचते रहता है, जो पीछे बीत चुका है उसके बारे में सोचते रहता है, चिंता करते रहता है। ऐसे व्यक्ति का ये स्वभाव बन जाता है। कई बार अगर ज्यादा बलवान हो तो व्यक्ति पुरानी बातों को चिंतन करते रहेगा और टेंशन लेते रहेगा। विशेषकर जो लग्न चर लग्न होते हैं, मेष, कर्क, तुला या फिर मकर, इनमें अगर आप देखते हैं बुध गुरु का कनेक्शन है, तो ऐसा व्यक्ति पुरानी बातों को और कहीं ना कहीं जो पहले बीत चुका है उन्हें ही याद करते रहता है और फिर उनकी चिंता करते रहता है, या फिर पुरानी चीजें ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ने में बाधा उत्पन्न करती है, रोकने का काम करती है। ये बात आप देख पाएंगे कुंडली में अगर ये अपोक्लिम भाव के स्वामी अगर कंजंक्शन में एक साथ युति में आ जाए। अन्य लग्न के अंदर भी देखिए, अगर उनके स्वामी, अधिकतर स्वामी, अब जैसे भले चारों नहीं लेकिन कोई 2 या कोई 3 अगर एक साथ आ जाए,
तो व्यक्ति को ऐसा प्रभाव अधिक मात्रा में देने का काम करते हैं। ये आप देख पाएंगे। अब जब बात पुराने या भूतकाल की बातों को सोचने की है, तो कुंडली का पंचम भाव पूर्व जन्म को दर्शाता है, पुरानी बातों को भूतकाल को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा विराजित हो तो भी ऐसा व्यक्ति देखने को मिला कि पुरानी जो बातें हो चुकी है, जो घटनाएं घटित हो चुकी है, उन्हें बहुत लंबे समय तक सोचते रहता है। कई बार यही चीजें व्यक्ति को मानसिक अशांति और चिंता प्रदान करती है, व्यक्ति को टेंशन देने का काम करती है। ये भी आप देख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं पंचम भाव जो है ये पूर्व जन्म का भाव है। व्यक्ति के मन में पूर्व जन्म से ही ऐसी कुछ न कुछ बातें चलती रहती है जो इस जीवन में भी व्यक्ति के मन में अशांति उत्पन्न करती है। आप ये देख पाएंगे पंचम में जब भी मतलब आप देखते हैं कि लग्न का स्वामी मतलब अपने चंद्रमा पंचम भाव में हो, तो व्यक्ति, जैसे मैंने बताया आपको, कई बार व्यक्ति भोला होता है, सबके लिए अच्छा काम करने वाला होता है, लेकिन पुरानी बातों का अधिक चिंतन करते रहता है। वैसे नवम भाव से नवम अगर गिनेंगे तो पंचम भाव ही आता है। तो व्यक्ति पुरानी बातों को तो सोचेगा, लेकिन ये बात जरूर है कि उसका एक कदम भविष्य में रहेगा तो एक कदम पुरानी बातों में रहेगा। पुरानी बातें उसको बाधा उत्पन्न करेंगी, उसको स्वास्थ्य में खराबी देंगी, मानसिक अशांति देंगी। तो वही जो उसका प्लानिंग करने का तरीका है, आगे के भविष्य के लिए सोचने का तरीका है, वो आगे बढ़ने के अवसर भी देती रहेंगी। बाकी चूंकि पुरानी बातों के कारण व्यक्ति मानसिक रूप से अशांत रहेगा, इसीलिए चिंता ज्यादा देखने को मिलेंगे ऐसे व्यक्ति को। सफल भले हो जाए, लेकिन मानसिक तनाव कभी समाप्त नहीं होता ऐसे व्यक्ति का, ये आप देख पाएंगे। इसके अलावा कुंडली के नवम भाव में अगर आप देखते हैं चंद्रमा विराजित है, तो नवम का चंद्रमा ये दर्शाता है कि व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में बहुत कुछ सोचता रहेगा और भविष्य के बारे में अधिक सोचता रहेगा। इसलिए ऐसा व्यक्ति आगे की प्लानिंग पहले से करके रखे, क्या करना है, कैसे करना है, क्या उसमें सोचकर पूरे सभी जो प्लानिंग है व्यक्ति की चलती रहेंगी उसमें। ये भी स्थिति चंद्रमा की अच्छी होती है, लेकिन इसमें भी एक बात है कि चूंकि ये कहा जाता है कि व्यक्ति न भविष्य की चिंता करे, ना ही भूतकाल को ज्यादा याद करते रहे, उसे वर्तमान में रहना चाहिए, जिससे वो सफल हो पाता है। तो ये भी नवम भाव के चंद्रमा की स्थिति इस प्रकार की होती है जो व्यक्ति को मानसिक अशांति अधिक मात्रा में देती है। व्यक्ति भविष्य की अधिक चिंता करता रहे, क्या होगा, कैसे होगा, अभी तो सब कमजोर स्थिति है, इसी सब बातें व्यक्ति के मन में चलती रहती है, तो व्यक्ति थोड़ा तनाव में रहता है, इसके कारण वो थोड़ा चिंतित रहता है। ये बात आप देख पाएंगे अगर कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा हो तो व्यक्ति भविष्य की चिंता के चलते थोड़ा परेशान रहता है। लेकिन हाँ, यह है कि भविष्य की प्लानिंग अच्छे से कर लेता है और आगे कैसे काम करना है, क्या काम करना है, उसे सब प्रकार से मैनेज कर लेता है। ये बात नवम भाव के चंद्रमा से आप देख सकते हैं। तो ये तो भूतकाल भविष्य काल की बात हो गई। अब इसमें अगर मैं आपको कुछ और सूत्र बताओ जन्म कुंडली से जुड़े हुए, तो विवाह से जुड़ा कुछ सूत्र मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो कई बता चुका हूं मैं आपको कि जैसे सप्तम में 2 पापक ग्रह हो, विशेषकर मंगल शनि जैसे युति में हो, वहीं पर बैठे हुए हो, तो 2 विवाह के योग बन जाते हैं। अगर गुरु शुक्र अगर कुंडली के त्रिक भावों में हो, गुरु और शुक्र दोनों के दोनों, तो भी ऐसे व्यक्ति के विवाह में खराबी आती है, 2 विवाह के योग बन जाते हैं। नवमांश के सप्तम का स्वामी नीच राशि में हो तो विवाह को विच्छेद कराने का काम करता है, 2 विवाह के योग बना देता है। तो ये सब बातें मैं बता चुका हूं। लेकिन इसमें सप्तम भाव में एक ऐसी स्थिति बताता हूं मैं आपको, जो व्यक्ति का विवाह मतलब ढंग से चलता नहीं है, लेकिन व्यक्ति चलाने का प्रयास करते रहता है। ये योग है केतु के सप्तम भाव में होने का। केतु लग्न कुंडली के सप्तम भाव में विराजित हो तो ऐसा व्यक्ति का जीवन साथी का स्वभाव जो है तालमेल बहुत सही नहीं मिलता, क्योंकि केतु जैसा ग्रह जो वैराग्य वाला है, विरक्त करने वाला, अलग करने वाला ग्रह है, अधिकतर मामलों में देखने को मिलता है। अगर सप्तम में ठीक हो तो यह अधिक देखने को मिलेगा कि केतु सप्तम भाव में होकर के वैवाहिक जीवन में बहुत अधिक रुचि नहीं देता, वैवाहिक जीवन में कोई विशेष तालमेल भी नहीं होता। लेकिन ये देखने को मिलता है कि जब तक छोड़ना चाहता है लेकिन छोड़ नहीं पाता, बस विवाह चलते रहता है उसमें ही। ये बात केतु के सप्तम भाव में होने पर देखने को मिलती है। इसीलिए जन्म कुंडली में आप जब भी विचार करें केतु सप्तम में दिखता है तो एक बात पक्की है कि विवाह को ऐसा व्यक्ति बचाने का काम करेगा। भले थोड़ा स्वार्थी हो, अपने बारे में सोचता हो, दूसरों की इतनी चिंता नहीं करता हो, लेकिन फिर भी जब विवाह की बात आएंगी तो ऐसा व्यक्ति उसे भी नहीं छोड़ेगा, उसमें भी कहीं ना कहीं बने रहेगा या कोशिश करेगा कैसे विवाह को बचाया जाए। लड़का हो लड़की हो, दोनों की स्थिति में आप देख सकते हैं ये प्रभाव केतु के सप्तम भाव में होने पर अधिक देखा जा सकता है। इसके बाद अगर मैं आपको अन्य कुछ सूत्र बताऊं इसमें, तो संतान से जुड़ा सूत्र मैं आपको एक जानकारी देता हूं। जन्म कुंडली में पंचम में हमेशा गुरु की दृष्टि अच्छी हो ये नहीं कहा जाएगा। विशेषकर लाभ भाव में स्थित गुरु अगर पंचम को देखते हो तो मैंने आपको बताया है कई बार कि संतान के लिए बढ़िया स्थिति नहीं है, व्यक्ति की शिक्षा भी रुकती है। संतान भी कई बार अगर पंचमेश अच्छा स्थिति में नहीं हो तो संतान में रुकावटें भी आती, संतान कई बार न हो ये भी प्रभाव आ सकता है। इसीलिए गुरु की दृष्टि हर बार पंचम भाव के लिए शुभ हो ऐसा जरूरी नहीं है। और ये बात भी है कि पंचम भाव का स्वामी अगर आपने देखा कुंडली में नीच राशि में है, कमजोर स्थिति में ज्यादा जा रहा है, विशेषकर नीच राशि में, त्रिक भावों को छोड़कर अगर कहीं पर नीच राशि में है तो संतान का सुख नहीं लेने देता, संतान सुख मिलता नहीं, या फिर ये देखने को मिलता है कि संतान
मतलब होती ही नहीं, या रुकावटें उसमें बहुत आती है। और ये अगर जैसे आपने देखा पंचम का जो स्वामी है, ये कुंडली में विशेषकर के मतलब त्रिक भावों को छोड़कर केंद्र में या कोई अन्य भावों में अगर नीच राशि का हो तो ज्यादा एक समस्या देखने को मिलती है, संतान होने में समस्या। जैसे आपने देखा अपने कर्क लग्न में पंचम का स्वामी मंगल बैठ गया लग्न के अंदर, अब वो नीच राशि में हो गया, ज्यादा कमजोर हो जाए, नीच तो भंग नहीं होता हो, तो आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में संतान से सुख नहीं मिल पाता, संतान का सुख लेने में भी समस्या आती है। तो ये बात आप देख पाएंगे। इसीलिए पंचम का स्वामी नीच राशि में हो तो थोड़ा खराब देखने को मिलता है, बहुत अच्छा प्रभाव इसका नहीं आ पाता। ये बात संतान से जुड़ी हुई। अब इसमें अगर मैं अन्य कुछ सूत्र की ओर आगे बढ़ूं, तो इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि कुंडली में आप ये तो जानते ही है कि वैसे तो कुंडली का हर एक भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, हर एक भाव जीवन काल में अच्छा प्रभाव देने वाला होता है, लेकिन कुंडली के छठे भाव को रोग का, शत्रुओं का, विरोधियों का भाव माना गया है। वैसे चैलेंजेस का सामना करने के लिए, पराक्रम के लिए छठे भाव से अगर देखेंगे तो प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता के लिए और जीवन काल में नौकरी में अच्छा नाम सम्मान के लिए छठे भाव का भी शुभ होना अच्छा है। लेकिन एक बात क्या है, जब भी आप देखते हैं कि छठे भाव का स्वामी वक्री स्थिति में हो, और अगर वैसे तो वक्री होना ही पर्याप्त है व्यक्ति को कर्ज में फंसाए रखने के लिए, लेकिन अगर आपने देखा कि छठे भाव का स्वामी वक्री है और लग्न को भी देखता है, लग्न में बैठा है, लगने से संबंध में है, ऐसे व्यक्ति के साथ कर्ज हमेशा बना रहता है, कर्ज की समस्या व्यक्ति को बहुत परेशान करती है। तो इसीलिए छठे भाव के स्वामी का वक्री होना बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये व्यक्ति को परेशान करता है, व्यक्ति को चिंतित करता है और व्यक्ति को जीवन काल में कर्ज को लेकर के चिंता देते रहता है। इसीलिए जब भी ऐसी स्थिति बने तो ऐसे व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि ऐसा व्यक्ति थोड़ा मतलब धैर्य रखे और कर्ज अपने नाम से न ले, हो सके तो किसी अन्य के नाम पर ले, वो व्यक्ति के लिए ज्यादा अच्छा रहता है, वो व्यक्ति को ज्यादा अच्छा प्रभाव दिला पाता है। क्योंकि अब चूंकि यहाँ व्यक्ति के ऊपर कर्ज हमेशा निरंतर बना रहे या लगातार चलता रहे, वो बात बढ़ जाती है। विशेषकर छठे भाव का स्वामी दूसरे से भी कनेक्शन बनाता है, भले वक्री ना हो, दूसरे भाव से कनेक्शन बना ले, छठे का स्वामी मंगल से कनेक्शन बना ले, व्यक्ति के ऊपर कर्ज बढ़ता है। और ये भी देखने को मिला कि व्यक्ति के जीवन काल में कर्ज जल्दी उतर नहीं पाता और कई बार दिए हुए पैसे फंस जाते हैं, दूसरे पर विश्वास करके कोई काम करने पर व्यक्ति को नुकसान होता है। जब भी छठे भाव का स्वामी जो स्थिति बताई मैंने, या तो वक्री हो या फिर वो मंगल के साथ हो, दूसरे के भाव के स्वामी के साथ हो, दूसरे भाव में हो, तो ये बात आप देख सकते हैं। ये कर्ज के लिए। अब इसके उपाय राशि आदि के आधार पर, कुंडली के आधार पर थोड़े अलग अलग हो जाएंगे, जिस पर कभी आगे चर्चा करेंगे, या फिर जैसे अभी मैं आपको सभी भाव की जानकारी दे रहा हूँ, हर एक ग्रह की जानकारी दे रहा हूँ, उसमें इसकी चर्चा साथ में करेंगे। तो उसके लिए आप उन वीडियो को देखिएगा, बाकी उसमें आपको वो जानकारी मिल पाएंगी। अन्य सूत्र की ओर बढ़ू मैं आपको तो सूर्य का सूत्र बताता हूँ एक। सूर्य कुंडली में अगर सूर्य के साथ में एकदम करीबी अंश में कोई ग्रह है, यानी सूर्य और जैसे मान लीजिए कोई भी ग्रह 1 डिग्री के अंतर पर है, सूर्य शनि साथ में आ गए एकदम करीब, दोनों का अंश लगभग बराबर है, 1 डिग्री के आसपास अंतर है, ऐसे में आप ये देख पाएंगे कि शनि से जुड़े जो कर्म है, शनि से जुड़े जो कार्य है, वही आपको जीवन काल में मान सम्मान दिलाएंगे। यानी जैसे शनि से जुड़ी जो चीजें हैं क्या है कि नौकरी में आपको अच्छा पद मिले, नौकरी में आप अच्छे सम्मान की स्थिति में पहुंच जाए, अगर 1 डिग्री का अंतर हो, यानी लग्न, नवमान, दशमान सब में लगभग लगभग ये ग्रह साथ में नजर आएंगे, तो ये तभी होगा जब वो एकदम करीबी अंश में हो। और इसके अलावा मैं ये कहूंगा कि जब भी आप देखते हैं कि सूर्य और शनि जब साथ में होंगे, तो ऐसी मतलब सूर्य शनि की नहीं, सूर्य के साथ में कोई भी ग्रह, दूसरा कोई ग्रह ले लीजिए, जैसे मान लीजिए गुरु हो, तो गुरु ज्ञान का कारक है, शिक्षा कारक है, परामर्श देना, सलाह देना उसका कारक है, तो ऐसा व्यक्ति गुरु से जुड़े काम करेगा तो जीवन में अच्छा नाम कमा पाएगा, उसका सम्मान होगा उससे। बुध मैनेजमेंट का, शिक्षा का, बुद्धि का कारक है, तो अपनी बुद्धि से व्यक्ति काम करेगा, मैनेजमेंट करेगा, व्यापार करेगा, तो उसमें व्यक्ति का नाम बनेगा। शुक्र हो तो लग्जरी, एक्टिंग या ड्राइंग या ऐसे कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी में व्यक्ति जुड़ेगा तो व्यक्ति का नाम होगा। जो भी ग्रह हो, कोई भी ग्रह अगर सूर्य से 1 डिग्री के अंतराल पर हो, तो आप देखिए उससे जुड़ा काम आपको अधिक लाभ देगा, उससे जुड़े कार्य से आपके जीवन में सफलता मिलेगी। तो ये बात आप देख पाएंगे। राहु केतु भी अगर हो तो राहु केतु भी, वैसे राहु केतु में क्या होता है, राहु और केतु, इनसे जुड़ा एक सूत्र समझ लीजिए। राहु और केतु अगर कुंडली में अगर किसी ग्रह के साथ होते हैं, कुंडली के कारक ग्रह के साथ विशेषकर, मान लीजिए आपकी कुंडली कोई भी लग्न की, लेकिन कारक ग्रह जो है कुंडली का, जो अच्छा ग्रह बनता है, लग्नेश का मित्र है, अच्छे भाव का स्वामी है, वो राहु के साथ है मान लीजिए, तो इससे क्या होगा कि वो जो ग्रह है आपका वो थोड़ा कमजोर हो सकता है, लेकिन राहु बहुत बलवान हो जाएगा। और ये राहु अपनी दशा आदि के अंदर उस ग्रह के जो अच्छे गुण है वो भी ले लेगा और आपको बहुत अच्छा प्रभाव देने का काम करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि राहु जब कुंडली में कारक ग्रहों के साथ हो कुंडली के, तो आपको बहुत अच्छा प्रभाव देने वाला बन जाता है, राजयोगकारी बन जाता है। बस वो होता है कि जो ग्रह उसके साथ बैठता है वो थोड़ा कमजोर हो जाता है। अगर वो ग्रह अपनी राशि में है, उच्च राशि में है, तो प्रभाव अच्छा रहता है, उसमें खराबी नहीं आती। लेकिन अगर राहु
जिस ग्रह के साथ में बैठा है वो ग्रह कमजोर तो होगा, लेकिन अगर आपने देखा कि वो ग्रह अपने मित्र की राशि में नहीं है या मित्र की राशि में भी है लेकिन वो मित्र से दूर स्थिति में है, शत्रु राशि में बैठा है, नीच राशि में बैठा है, तो राहु उसके गुण तो ले लेगा अच्छे वाले, लेकिन आपको जो वो ग्रह है उसके प्रभाव अच्छे नहीं मिल पाएंगे। जैसे मान लीजिए शुक्र आपकी कुंडली में कारक है, राहु शुक्र के साथ है, तो जब राहु की दशा अंतर्दशा लगेंगी तो आपको भोग विलास सुख सुविधा की जितनी वस्तुएं सब मिलेंगी, लेकिन शुक्र का प्रभाव कमजोर हो जाएगा। अगर शुक्र अच्छी राशि में नहीं बैठा है तो आप ये देख पाएंगे ऐसे व्यक्ति को फिर वैवाहिक जीवन में समस्या, धन बचाने में समस्या, धन को लेकर के समस्या शुक्र की दशा अंतर्दशा में आ सकती है। ये बात आप मैच कर पाएंगे, तो इसे मैच कीजिए अपनी कुंडली के अंदर, आप अवश्य से प्रभाव सटीक देख पाएंगे। तो ये कुछ सूत्र है। इसमें फिर एक सूत्र आपको एक्सीडेंट से जुड़ा सूत्र बताता हूं। अगर आपकी कुंडली में वैसे तो अष्टम और 12वें भाव में बैठे ग्रह का एक साथ संबंध एक्टिव हो जाना ये भी एक्सीडेंट के योग दर्शाता है। अष्टम में कोई ग्रह बैठा हो, पापक ग्रह हो मंगल जैसा, उसको शनि केतु देखते हो तो वो उस समय पर एक्टिवेशन होने पर चोट चपेट एक्सीडेंट के योग बनाते हैं। लेकिन मुख्यतः ये देखने को मिला है जब भी चतुर्थ भाव के स्वामी की अंतर्दशा में राहु की या केतु की प्रत्यंतर दशा आ जाए या फिर अष्टमेश की या 12वें भाव के स्वामी की प्रत्यंतर दशा आ जाए तो ऐसे व्यक्ति का एक्सीडेंट होने का समय वह रहता है। इसीलिए जब भी ऐसा समय चले, यानी आपको चतुर्थ भाव के स्वामी की अंतर्दशा चल रही है, उसमें राहु की प्रत्यंतर दशा आ जाए या केतु की प्रत्यंतर दशा आ जाए या अष्टमेश की आ जाए या 12वें भाव के स्वामी की आ जाए, ये 4 प्रत्यंतर दशाओं के अंदर विशेष सावधानी बरतना है अपने कार्य करते समय, नहीं तो उस समय पर किसी प्रकार से देखने को मिल सकता है कि एक्सीडेंट का, चोट चपेट का योग बढ़ सकता है और वो आपको कुछ गंभीर समस्याएं दे सकता है। आपके जीवन में कभी भी चोट चपेट के योग बने हो तो आप मैच कीजिए। समय अधिकतर वो में निकलता है जब आपको चतुर्थ भाव के स्वामी का एक्टिवेशन हो रहा हो, चतुर्थ भाव की वाहन का है, उसके साथ में राहु केतु का एक्टिवेशन, अष्टम का एक्टिवेशन कई बार एक्सीडेंट करवा देता है। तो राहु केतु में चतुर्थ की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा व्यक्ति को नकारात्मक प्रभाव देती है। इसीलिए उस समय पर अपने कार्य को सावधानी पूर्वक करना चाहिए, चोट चपेट आदि न लगे उसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उस समय पर इस तरह के योग प्रबल रहते हैं। तो ये कुछ सूत्र है आज के, आप अपनी कुंडली में मिला करके देखिए आपके जीवन पर ये सूत्र कितने मिलते हैं। अगर अन्य की कुंडली मिले तो आप मिलाकर बताइए कितने मिलते हैं। और बाकी फिर मैं ऐसे ही सूत्र लगातार आपको बताते रहता हूँ। पूर्व में मैंने आपको सूत्र बताया है, आप नहीं देख पाए तो आई बटन पर क्लिक कीजिए। ज्योतिष के अकाट्य सूत्र इस नाम से ये प्लेलिस्ट है, इसमें अलग अलग ग्रहों के अलग अलग सूत्र है, सब वीडियो वाइज है, पूरे अलग अलग ऐसे सूत्र भी है, नवमांश दशमांश से जुड़े हुए, वो आप देखिए आपको प्रभाव कैसा मिलता है वीडियो में कमेंट करके बताइए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।